जी शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। सर, मैं आज मुझे एक बार फिर ये मौका मिला है कि मैं वफाकी बजट पर तकरीर करूं। 2025-26 का वफाकी बजट पेश किया गया है, लेकिन इससे पहले मैं जो सूरत हाल है दुनिया के अंदर और जिस मुश्किल का सामना पाकिस्तान को हुआ और हमने बड़ी बहादुरी के साथ उसमें अपना किरदार अदा किया, उस पर बात करूंगी। सर, आई वुड लाइक टू कंडेम द इजरायली अटैक ऑन ईरान। ये अनप्रोवोक्ड अटैक जो ईरान पर ज़ायनिस्ट रजीम की तरफ से हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ जो इज़राइल की हुकूमत की जानिब से अग्रेशन ईरान के अलावा जो फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है गाज़ा के अंदर, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटीज़ दैट वी सी सर, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जो बर्बरियत हम इज़राइल की तरफ से देख रहे हैं, मासूम निहत्ते बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवानों पर, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सर, इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से अग्रेशन हमारे ऊपर किया गया, उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हुई इस ऐवान पे हमने बात भी की है। उसके ऊपर हम यहाँ पर ईरान के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, भारत के हवाले से भी रेजोल्यूशन लाए थे, और हमने ये साबित किया था कि अगर कभी ऐसा कोई चैलेंज आएगा तो बावजूद तमाम डिफरेंसेस के हम एक कौम बनने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज इस पार्लियामेंट से गया है और जाना भी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि ईरान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से जो तशक्कुर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यकीनन वो भी काबिल तहसीन है। सर, इसके साथ साथ ये बात भी कहना ज़रूरी है कि अगर भारत ये समझता है कि वो एक बुली का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, एक रोक स्टेट का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, और इसी गुमान में वो कभी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हुए वो अग्रेशन दिखाएगा, तो उसको ये याद होना चाहिए और रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे कि हम अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, द कैपेबिलिटीज, द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिखाया है, वो भी काबिल तहसीन है। सर, हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था कि एक डेलीगेशन जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद दुनिया में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान जो अमन चाहता है, बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। और ये मैसेज ऑफ पीस लेकर पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया जिसकी सरबराही जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और मैं समझती हूँ, मैं तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे लिए तो वो मेरे चेयरमैन हैं और मेरा उनकी सलाहियत पर, उनकी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन मेरे उस कायद ने, उस लीडर ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर रखा, यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया, वो काबिल तहसीन है, और उसकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, कतई नज़र इसके कि आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। बिलावल साहब ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने हर जगह ये कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूं। तो हमें अपने उस नौजवान लीडर की तारीफ करनी चाहिए। अगर आज पाकिस्तान का जिक्र होता है दुनिया में कहीं भी, तो मैं और आप भी ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हम उस मुल्क से नहीं है, आप फख्र से कहते हैं हम उस मुल्क से थे। तो यहाँ पर भी आपको इस बात की तायीद करनी चाहिए कि अगर आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल स्पिरिट में पाकिस्तान के लिए वहां जाकर अब मुकदमा लड़ा है
और उस मुकदमे को कामयाबी से लड़ा है, तो इसमें हम सब की कामयाबी है। इस कामयाबी को आप सिर्फ एक जमात तक महदूद ना कीजिए, ये करेंगे तो अपना और इस मुल्क का नुकसान करेंगे। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड हिज टीम कि जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली मैसेज दिया है अमन का पूरी दुनिया को, और मैं समझती हूँ कि एक अरसे के बाद दुनिया हमें उस सीरियसनेस से देख रही है जो हम डिजर्व करते हैं। हम डिजर्व तो करते थे क्योंकि एक दिहाई से हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, 90,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, पे दर पे हमले हमारे बच्चों पे हो रहे हैं, मसाजिद पे हो रहे हैं, स्कूल्स पे हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं। तो विक्टिम्स तो हम हैं, लेकिन अपना केस जिस तरीके से पेश करना चाहिए वो भी एक सलाहियत है, और आपको मानना पड़ेगा कि ये सलाहियत वाकईतन बिलावल साहब में है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, और जब भी जरूरत पड़ेगी, आज नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के लिए फोर फ्रंट पे खड़े रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके साथ उनकी काबिलियत और सलाहियत सबने देखी, यूनाइटेड नेशंस हो, ओआईसी के साथ भी उन्होंने बात की, ओआईसी के फ्रंट पे भी उन्होंने गाजा में होने वाली तमाम ब्रुटैलिटीज़ को कंडेम किया, यूनिटी का मैसेज दिया, और फिर जो भारत अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, और फिर जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत कर रहा है, उसको भी बेनकाब किया उस फोरम पर। और मैं समझती हूँ कि एक जानिब हमने देखा कि भारत का एक डेलीगेशन था जो यूँ तो 26 लोगों की जो हलाकत थी उसको जवाब बनाकर पहले पाकिस्तान पे हमला करता है और फिर दुनिया में मैसेज देने जाता है, लेकिन हमने उनके डेलीगेशन को मौसीकी में भी मसरूफ़ देखा, हमने उनको गाना बजाते गाते भी देखा। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड था। उनकी अपनी आवाम उनकी डेलीगेशन से पूछती नज़र आई कि आप ये जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये आप क्या वहाँ गाने गाने और खाने खाने के लिए गए हैं? क्या आप वहाँ अपने डायस्पोरा से मिलने गए हैं, या आप आलमी दुनिया को बताने गए हैं कि क्या हो रहा है? तो जिसका केस मजबूत होता है वो किसी जगह भी बात कर सकता है, और जिसका केस झूठ पर मबनी होता है, प्रोपेगेंडा पर मबनी होता है, तो फिर वो गाने ही गाते हैं और खाने ही खाते हैं। और ये भारत की डेलीगेशन ने किया, ये हम सब ने देखा। सर, मैं एक बात और जो बिलावल साहब ने बड़ी मैं समझती हूँ कि पुरजोश तरीके से रखी है दुनिया के सामने, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का मामला। इंडस वाटर ट्रीटी को एक हथियार के तौर पर भारत यूज़ कर रहा है। उसकी सस्पेंशन, जो कि वो उसकी हैसियत नहीं है कि वो सस्पेंड करे, वो वायलेट करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये ऐलान करने का मतलब है कि आप उसको एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और आप जो हमारे पाकिस्तान की 24 करोड़ तकरीबन 240 मिलियन आबादी है, आप उसको धमकी दे रहे हैं। ये बर्बरियत, ये जो गैर इंसानी सोच, जो इंसान को इंसान न समझे, मोदी सरकार की सोच इससे मजीद एक्सपोज हुई, और बिलावल साहब ने उसे दुनिया के सामने एक्सपोज किया, और इसको भी हम समझते हैं कि करना बहुत ज़रूरी था। सर, पाकिस्तान वेलकम्ड सीज़ फायर, बट पाकिस्तान टू डेट डिज़ायर्स के सीज़ फायर सस्टेन हो, अमन हो, और बिलावल साहब का ये खूबसूरत मैसेज कि ना यहाँ का नौजवान जंग की तरफ जाए, ना वहाँ का नौजवान जंग की तरफ जाए। हो गई जितनी जंगें होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने थे, अब दुनिया को अपनी अपनी पॉपुलेशन, अपनी अपनी जनरेशन्स को संभालना है। सो लेट्स नॉट लीव द लेगेसी ऑफ वॉर to our future generations, and I think this is a message of peace, this is a message of prosperity। अब ये देखना है भारत को और दुनिया को, जिससे हम कोऑपरेशन मांग रहे हैं, कि आप देखें इस रोग स्टेट का काला चेहरा, देखें कि किस तरीके से ये रोग स्टेट एक अरसे से पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हुए अपने मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैला रही है, अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज की स्पेस को तंग कर रही है। वहाँ मुसलमान होना गुनाह हो गया है, वहाँ दलित होना गुनाह हो गया है, वहाँ मसीही होना गुनाह हो गया है, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल पड़े हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ना रहे भारत में, रहे तो सिर्फ
वो रहे जो एक एक्सट्रीमिस्ट है। मेरे साथ भी यहाँ एक हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला नुमाइंदा बैठा है, प्रोग्रेसिव सोच वाला नुमाइंदा बैठा है। तो मजहब का मसला नहीं है, मसला है एक्सट्रीमिज्म का, और ये है मोदी की सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच, जो कि काली सोच है। जो कोई भी मजहब का पैरोकार बनने की कोशिश करे वो एक्सट्रीमिज्म फैलाएगा तो हम उसे एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, और एक्सट्रीमिज्म किसी मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझती हूँ कि भारत के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भी खासी मैं समझती हूँ कि वहाँ भी उसके ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। वो खुद कह रहे हैं हमारा मीडिया गार्बेज है। मैं तो हैरान होती हूँ और मैं अफसोस करती हूँ भारत की आवाम, जिसको ये मीडिया अपना देखना पड़ता है, जो वो उनका येलो जर्नलिज्म है, जो उनका प्रोपेगेंडा मीडिया है, वो उनको दिन रात देखना पड़ता है। तो उनके साथ भी यकीनन हमें अफसोस करने की ज़रूरत है। सर, अब बजट के ऊपर ज़रूर बात करूँगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये यकीन है और हमारा ये मानना है कि बजट ज़रूर एक एक्सरसाइज होती है कि आप अपने आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं उसको इकट्ठा करते हैं, आप फिर आगे आइंदा आने वाली जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ आप एक तखमीना लगाते हैं कि किस तरह खर्च होगा, कितना एलोकेट करना है। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जब आसिफ अली जरदारी साहब भी सदर पहले भी थे और अब भी उनके हम जो भी बयानात सुनते हैं तो आवाम की रिलीफ की बात हम करते हैं। वी टॉक अबाउट रिलीफ टू पीपल, टू द मासेस, क्योंकि जो एसेट होता है ना मुल्क का, वो होती है कौम, होती है अवाम। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाएं, इन्वेस्ट करें लोगों के ऊपर। और यही बात मेरी बहन अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, वी मस्ट इन्वेस्ट इन पीपल एंड वी मस्ट इंश्योर कि लोगों का एतमाद सिस्टम में रहे और वो मजबूत हो। और यही बात चेयरमैन साहब कहते हैं कि वी मस्ट स्ट्रेंथन द पीपल बोथ इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली। उनको ये टाइम एंड अगेन उन्होंने ये कहा है, इस गवर्नमेंट को भी कहा है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी जो आज ऑपोजिशन में है उसको भी कहते थे। वहाँ खड़े थे जरदारी साहब और उन्होंने कहा कि अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी मुझसे मदद चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में सिंध के अंदर वीट सरप्लस था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर एबल टू एक्सपोर्ट वीट। मतलब हम इतना अच्छा एग्रीकल्चर का अपना जो ग्राफ है वो कर सकते हैं, पोटेंशियल है हमारे अंदर, सिर्फ विलिंगनेस, सिर्फ नीयत की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमारी तरफ से हमेशा स्मॉल फार्मर्स हो, मज़दूर हो, मज़दूर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की बात हो, हमारी लीडरशिप ये करती रही है। और बजट के अंदर जब मैं बजट को देखती हूँ तो जिस तरह की एलिगेशंस डिफरेंट सेक्टर्स में रखी गई हैं उससे ये समझ नहीं आती कि क्या आपको ये नहीं समझ आती कि पहले पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करना है और फिर इनसे आपने वो टैक्स लेने हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। आप एक पहले ही कुचली हुई आवाम जो पहले ही महंगाई को फेस कर रही है, और हद तो ये है कि इस हुकूमत ने इस बजट के अंदर मिनिमम वेज भी अनाउंस नहीं की है। आप मिनिमम वेज अनाउंस नहीं करते हैं, ये पीनट्स के बराबर परसेंटेजेस बढ़ा देते हैं तनख्वाहों के अंदर कि जाओ ले लो तुम 8%, जाओ ले लो तुम 10%। भाई आप एहसान नहीं कर रहे हैं लोगों के ऊपर। लोग, आप इस सिस्टम का हिस्सा है, आप लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा रहने दें। आप जब इस तरीके से करते हैं तो फिर वो मुलाजमीन बाहर आ जाते हैं, फिर वो मुलाजमीन जब अपनी जायज़ डिमांड्स लेके बाहर आते हैं तो फिर आप सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। एमएनएस को भी यहाँ आने में दुश्वारी होती है क्योंकि आपको मुलाजमीन को फेस नहीं करना होता। आप पहले ही उनकी तकलीफ का एहसास करें, अंदाज़ा करें। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर साहब, चूँकि जिसके आप भी गवाह हैं कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक जो है रिसेशन था, एक ग्लोबल चैलेंज था, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 135% से लेकर 150% इजाफा किया था तनख्वाहों में। ये सब मुलाजमीन को पता है। अगर वो इजाफा पीपल्स पार्टी ना करती तो आज ये 10% की रेवड़ियां जो आप बांट रहे हैं ना मुलाजमीन में, वो काफी ना होती। आप ये सोचें, अगर वो इजाफा ना होता तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। भाई एक हुकूमत ने अच्छा काम किया है, वैसा काम नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा तो ऐसा काम करके दिखाओ कि मुलाजमीन आपको याद रखें, क्योंकि आज भी वो पीपल्स पार्टी को याद करते हैं। आज भी दुआ करते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसे ही लोग हों जो हमें इंसान समझे, हमारी तकलीफ को समझे और महंगाई की हकीकत को समझे।
सर ये इजाफा नहीं देखा, मैंने कहा मिनिमम वेज का भी ये हाल है। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की, मुझे हैरत हुई कि वो इत्तेहादियों की बात तो कर रहे थे, लेकिन सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उन्होंने जो बाकी नाम लिए वो सब कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र जब आप करें तो कैबिनेट के मेंबर्स के साथ ना करें, क्योंकि वो काबीना में नहीं है। ना हमने आपका बजट देखा, ना हम उस कैबिनेट में था जो अप्रूव हुआ, ना आपकी पॉलिसीज में आपके साथ हम बैठे। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। मेरे भाई ने कल जिक्र भी किया और मैं भी ये जिक्र करना चाहती थी कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। जो लोग कैबिनेट में बैठे वो भी बजट का एक दस्तावेज लेके हमें देने लगे। अब मुझे समझ में नहीं आती, वो बैठा है हमारा पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब देते हैं हमेशा, वो भी हंस रहे हैं कि 2 बजट कैसे हो सकते हैं। या तो हम माने कि जो हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है या फिर हमें जो दीगर कैबिनेट के मेंबर्स ने बजट दिया है, मतलब हुकूमत खुद डिवाइडेड है इस बजट के ऊपर। सो वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। हम ओन करें या ना करें ये तो दूसरी कहानी है। और वो अपोजिशन की तनकीद तो मैं बाद में इनको जवाब दूंगी कि भाई सपोर्टिंग द गवर्नमेंट डज नॉट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द बजट, बट यस हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम बिला वजह जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं मचाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया ना कि इत्तेहाद से ही कामयाबी हासिल हुई है, इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत है। लाइए तजावीज पेश कीजिए, इनको दिखाइए आपने कौन सी तजावीज पेश की हैं अब तक। कल भी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फजूल तकरीर हुई है। मैं तो फजूल कहूंगी ऐसी तकारीर को। अगर माहौल आपने बजट के ऊपर फोकस रखना है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस करना है, सो बिस्मिल्लाह आप करें इस हुकूमत पे तनकीद। लेकिन आप फिर जब आप जिस तरीके की जबान इस्तेमाल करेंगे, आप ये ना समझे कि हम वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं। ये हमारा सियासी शऊर है। हमारे चेयरमैन ने कभी हमें नहीं कहा कि गाली दो तो थप्पी मिलेगी। हमारे चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा बड़ी गाली दो तो बड़ी थप्पी मिलेगी, ये कभी नहीं कहा। बल्कि हमारे चेयरमैन ने फॉर द रिकॉर्ड जब कभी ऐसा मसला हुआ जहां हमारे किसी मेंबर ने ऐसी बात की जो अच्छी नहीं थी, जो इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं थी, उन्हें बाकायदा कॉल आती है कि इस तरह बिहेव ना करो। सो ये होता है सियासी शऊर, ये होता है विजन, ये होती है आइडियोलॉजी। जिनके पास ये विजन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, वो कल्ट के पीछे चलते हैं। और कल्ट में गालम गलोच जो है वो एक फैशन है। और ये पहले भी कल्ट थे। वो एक शख्स अब लंदन में बैठा है जो कल्ट यहाँ पे चलाया करता था और इंतशार फैलाता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये कल्ट हमें ना बताया करे कि क्या करना है और क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सर बात यह है कि पीपल्स पार्टी मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर जो 18% सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स रखा गया है, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। और इसकी वजह यह भी है कि ये इस हुकूमत की ये डबल पॉलिसी है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कोई भी नून से खड़ा होकर कह दे कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर को डिस्करेज किया हो। जब वो स्टेटमेंट के अंदर सोलर को इनकरेज करते हैं तो क्या वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर 18% टैक्स लगा देते हैं सोलर के ऊपर? क्या वजह है? आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर यूटिलिटी बिल्स कितने ज्यादा हैं। क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं? आप लोगों को पिंच फील होती है बतौर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? नहीं होती तो आप बता दें, आप कहें नहीं तो बिल्स आर नथिंग। बट इफ द बिल्स आर समथिंग फॉर यू, देन इमेजिन व्हाट द बिल्स आर फॉर दीज पीपल स्टैंडिंग हियर। वो यूटिलिटी बिल्स, महंगी बिजली, फिर डीजल पे आपने कार्बन लेवी लगा दिया 2.5% रुपीस का। चलें आप डिस्करेज कर रहे हैं, वहां पर आप कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को इनकरेज उस इकदाम से कर रहे हैं, लेकिन इस इकदाम से आप ग्रीन एनर्जी को इनकरेज नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी नेशनल जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसको, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपने कन्वेंशंस ये वो साइन करके आते हैं दुनिया से बाहर, उसको आप वायलेट कर रहे हैं और डिसरिगार्ड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लियर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड वी विल नॉट सपोर्ट दिस। हमें क्लाइमेट चेंज की हकीकत का पता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्रीब्यूशन हर तरह से ज्यादा होती है, लेकिन हमें जो हार्म बर्दाश्त करना पड़ता है उन लोगों का, उन कंट्रीब्यूटर्स का जो माहौल खराब कर रहे हैं वो सबसे बड़ा होता है। हार्डली 1% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट लुक एट हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड। तो ये क्लाइमेट चेंज हकीकत है। 2022 का फ्लड आपके सामने है। हमने तो 2020 का भी देखा, 2011 का भी देखा, 2010 का भी देखा, पर अब तो हम सबको होश आना चाहिए
और अब भी अगर 18% सोलर पैनल पर टैक्स होगा तो आई रियली डोंट थिंक व्हाट आई शुड टेल दिस गवर्नमेंट, ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। सो आई वुड ऑल्सो, ये रिन्यूएबल्स की बात है, वी शुड गो टूवर्ड्स दैट। सर इसके बाद इंसेंटिवाइज तो किया नहीं आप लोगों ने सोलर को, लेकिन आपने देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंध हुकूमत का एक अभी भी 25 अरब रुपए की रकम रखी है सिंध हुकूमत ने सोलर के अंदर, ताकि गरीब लोगों को जो 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उनको सोलर मुफ्त दिया जाए। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, उनकी सोच है, उसके तहत सिंध हुकूमत ने ये रकम रखी। लेकिन यकायक जब 18% का इजाफा होता है तो यकीनन इस बजट पर भी वो बोझ पड़ेगा। सो इसको वापस लेने की ज़रूरत है। सर आई जस्ट लाइक टू टच अपॉन अ फ्यू अदर पॉइंट्स इन द बजट। सर इसके अलावा यहाँ पर बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें वहाँ अपोजिशन से हो रही थी। मुझे याद है कि जब ये अपोजिशन गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त गवर्नमेंट का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 2020 में 23 बिलियन था और इन्हीं की हुकूमत में 2021 में वो 30.7 बिलियन था। दिस इज व्हेन द पीपल सिटिंग इन ऑपोजिशन वर इन द गवर्नमेंट। सो ये इनकी हुकूमत तो हमने देख ली है, सबने देख ली है। अगर ये नाअहली हम नहीं देखते, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ बैठे मेरे सब कॉलीग्स हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं बदतमीजी की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए मवाद है। लेकिन आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त द 4th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड था व्हेन पीटीआई वाज इन गवर्नमेंट। कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए, तारीख में सबसे ज्यादा लिए, उसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय, अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय ये नए चिरागों को बुझाने की दुआ करते हैं और ये रोल पीटीआई अदा कर रही है। ऐसा नो, आई एम कंप्लीट। शेर हो गया ना, आखिरी शेर होता है जी। माइक खोले, वाइंड अप करें सर, प्लीज डोंट अंडरमाइन द पार्लियामेंट। मैं शेर उनके लिए पढ़ रही थी, अगर आप मेरी तकरीर सुन लेते। सर मैं इसके अलावा जो ई कॉमर्स के साथ ज्यादती हो रही है, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के बजाय, फैसिलिटेट करने के बजाय, और तारिक फजल चौधरी साहब प्लीज टेक नोट्स बिकॉज नो वन इज सिटिंग हियर, दीज फ्रंट बेंचेस आर एम्प्टी। वेयर इज द फाइनेंस टीम हु इज टेकिंग द नोट्स? ये तो गवर्नमेंट ऐसी है जिसको डिफेंड करने वाले भी मुंह छुपा रहे हैं। खुदा के लिए ये नोटिंग आप, ठीक है, मैं अगर आप चेयर को एड्रेस करें। अच्छा सर, आज उनको फाइनेंस का बना दिया पार्लियामानी नो क्रॉस टॉक प्लीज। सर इसके अलावा मैं ई कॉमर्स शुड बी प्रमोटेड, फैसिलिटेटेड, लेकिन इस बजट में उसे डिस्करेज किया जा रहा है, उसको ओवरली टैक्स किया जा रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली टैक्स किया जा रहा है और डिस्करेज किया जा रहा है। सर ये फ्लैट रेट 18% जो सेल्स टैक्स हाइब्रिड और डीजल गाड़ियों पे लगाया गया है, सर इससे और तो कोई नहीं है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं 850 सीसी वाली, उन पर भी बोझ पड़ेगा। तो या तो इसको कोई रैशनलाइज करें कि कम से कम, सुनिए खेलदा साहब आप फोन पे बात करें, इसको रैशनलाइज करें। छोटी गाड़ियां लेने वालों के ऊपर भी 18% की फ्लैट ड्यूटी लगी है, इसको रैशनलाइज करें। सर इसके अलावा जो विथ होल्डिंग टैक्स ऑन डिजिटल, अब मसला हो गया है कि भाई डिजिटल ऑनलाइन मंगा रहे थे लोग, पता चल गया हुकूमत को, इस पर भी टैक्स लगा दो। अरे भाई अपनी कन्वेंशनल बिजनेसेस को बेहतर करो, क्या जरूरत है लोगों को और तंग करने की? एक तो विंडो मिली है जहां से वो खुशी से कुछ चीज देख के मंगा लेते हैं, आप उन वेंडर्स के भी पीछे जाके पड़े हैं। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट द वे। यू शुड नॉट पेनलाइज द कंज्यूमर्स, you should instead incentivize the local vendors। ये आपको करना चाहिए। प्लीज लिख लीजिए खेलदा साहब, इसी लाइन को लिख लीजिए। सर इसके अलावा जो 2.5 कार्बन लेवी लगाई है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि एनर्जी को कंजर्व करे, ग्रीन एनर्जी है, लेकिन सर जो इससे मसला होगा ना वो गरीब आवाम का होगा। हमारे जो बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महंगी हो जाएगी। तो अगर हुकूमत साथ ही साथ कोई उनको रिलीफ दे दे, कोई इस तरह की सब्सिडी उनके लिए दे दे, तो आई थिंक दैट। अच्छा सर मैं अब शुक्रिया शुक्रिया, बस प्लीज बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतना किसी को
आखिरी चीज बोले, आखिरी चीज, आखिरी। एग्रीकल्चर पे बात कर रही हैं, एग्रीकल्चर पे बात कर रही हैं। 2 मिनट और सर, 2 मिनट और। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। सर इधर भी कहा गया है, एंड सर ये जो कहा जाता है ना तकरीरों में, ये बराए नाम कहा जाता है, ये सिर्फ ड्रामा। ये जब पहले होता था कि क्या कहते थे, नंबर्स का गोरख धंधा है, अब मुझे लगता है अल्फाज का भी गोरख धंधा है। तो बड़ा ब्यूटिफुली हमें ये प्रायोरिटी। आई वॉन्ट टू से टू मच, मैं अनपार्लियामेंट्री जबान यूज नहीं करना चाहती। प्रायोरिटी 400 अरब रुपए की आपने जो रोड रखी है मोटरवे, उसमें 15 अरब ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपने रकम रखी है। सो दैट इज ऑल्सो कंडेमनेबल। सर सिंध का एक इशू है जो PWD की स्कीम्स है, मैं उसको जरा सा उठा लेती हूँ। सर PWD की स्कीम्स है जो कि ट्रांसफर, PWD आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसॉल्व कर दिया, बड़ा करप्ट इदारा था वो, शुरू तो PTI की हुकूमत में हुआ था सारा काम, चले उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि PWD की जो स्कीम्स है वो जब ट्रांसफर होती हैं तो 3 सूबों को, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को आप ट्रांसफर कर देते हैं कि चले अब आप ये स्कीम्स करें। लेकिन क्या वजह है? पेज 45 of this PSDP, please तारिक फजल चौधरी साहब, if you are taking these notes, this is very important। क्या वजह है कि PWD की वो स्कीम्स जो PWD की डिसोल्यूशन के बाद सूबों को गई हैं, वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा है अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते। We are not your colony, we are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़े कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो PWD की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से एक सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से? खेलदा साहब आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे, आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें तो मैं मानूं कि आप सिंध के बेटे हैं। सर दिस इज एक्चुअली, इट इज सैड। सर जो बात है सर, ये नाइंसाफी है सिंध के साथ। द चीफ मिनिस्टर हैड रिटन, एंड आई वांट टू क्विकली रीड दीज 2 लाइंस। उन्होंने ये लिखा था कि एज डन फॉर द अदर 3 प्रोविंसेस, ये उनका लेटर है, आई एम रीडिंग 5 जून का। As done for the other 3 provinces, the schemes relating to the province of Sindh in the Housing and Works Division shall be transferred along with the respective allocations to provinces and special areas and will be executed by the government of Sindh. This is the letter. सर बात ये है कि अगर आप लोग इस तरह का प्लीज आप सर, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची, तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक, अब चेयर को एड्रेस करें शाजिया मरी साहबा। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना, आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए। देंगे, कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा, और हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें, हमें हर्ट। शुक्रिया। कराची किसी के बाप का नहीं है, वो सिंध का है और वो सिंध का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हो गया? शाजिया मरी साहबा वाइंड अप करें। Deputy Speaker साहब, I would like your attention. Deputy Speaker साहब, बात ये है सर, बात ये है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जब आप लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला को पंजाब से अलग नहीं करते तो आप कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद को सिंध से अलग क्यों कर रहे हैं? ये हमारे शहर है, ये हमारा सूबा है, सूबों के
You can't do this to Sindh. सर इसके अलावा सर मैं इसके अलावा K4 के ऊपर बात करूंगी। K4 के ऊपर वफाकी हुकूमत हैज बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल। वफाकी हुकूमत ने K4 के ऊपर खातिर खा एलिगेशन अभी तक रिलीज नहीं की है। सिंध हुकूमत ने जो ग्रिड स्टेशंस और दीगर जो उनके जिम्मे काम है उसकी एलिगेशंस रखी है। जो ही फेडरल गवर्नमेंट ये अमाउंट रिलीज करेगी काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जरूर बन जाएगा। सर इसके साथ यूनिवर्सिटीज का इशू है सिंध की। सर यूनिवर्सिटीज के लिए पहले कहा गया कि 4.8 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि 2.8 बिलियन। एक मीटिंग में 4.8 बिलियन के ऊपर जो है वो अप्रूवल आता है, दूसरी मीटिंग में 2.8 बिलियन। सो वी वांट कि 4 बिलियन तक ये रकम हो और सिंध की यूनिवर्सिटीज को जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो। सर मैं पंजाब पे बात करूंगी। पंजाब के अंदर भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है और ख़ास तौर पे वसेब के अंदर जो ज़्यादती हो रही है सर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी सही एलोकेशंस नहीं है, वहाँ के रोड्स को भी सही एलोकेशन नहीं है। तो क्या वसेब पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या वसेब के लोग पढ़ाई और लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? तशरीफ रखें, के लोगों का मेंबरान से गुजारिश है आप तशरीफ रखें। तालीम हासिल करें, शाहजहां मरी साहबा। पंजाब की हुकूमत वसेब के साथ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तशरीफ रखें, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। वो आप चीफ विप से हैं, वो डिसाइड करते हैं भैया। जी वाइंड अप करें ना प्लीज। यू हैव 30 सेकंड शाहजहां मरी साहबा प्लीज। ही पढ़ा ना ही सही है। सर मैं वसेब पे बात कर रही हूँ तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। शाहजहां मरी साहबा वाइंड अप करें, यू हैव 30 सेकंड्स। वसेब के साथ ज्यादती है सर। फिक्र दा सिज मैं चले सर मैं खत्म करती हूँ। मैं सच्ची बातें कर रही थी, मैं अच्छी बातें सच्ची बातें। सर मैं तो बिजली की लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी जो कि बहुत बड़ा मसला है। सर बिजली की लोड शेडिंग ईद पर भी हुई है और ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, सिंध के अंदर तो हुई है, मुझे नहीं पता बाकी जगह हुई है कि नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ईद के दिन भी लोड शेडिंग हुई है। ईद के 3 दिन छुट्टी थी और तीनों दिन लोड शेडिंग हुई है। सर क्या हमारे हलके के लोग इंसान नहीं है? क्या सांगड़ के लोग इंसान नहीं है? क्या खिपरों के लोग? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस चले जी। मलिक अबरार साहब।